हेलो एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। सो मेनली यहाँ पर जो कंडक्टर्स हम जिनकी बात कर रहे हैं वो आपके मेटालिक कंडक्टर्स हैं। इन मेटालिक कंडक्टर्स चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। सभी को पता है चार्ज कैरियर्स जो आपके मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं आपके वो कैसे रहते हैं, वो कंडक्टर के अंदर जो मेटालिक कंडक्टर के अंदर है वो ये इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव रहते हैं, यानी कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। मेटल के अंदर ही ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट मेटल के कंडक्टर के बाहर ये नहीं निकल सकते। सो ये इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, एटम के जो वैलेंस शेल में लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकलते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्रीली मूव करते हैं इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर। सो आपको पता चल गया यहाँ पर चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स में, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज़ीरो होती है, यानी कि इनसाइड द कंडक्टर आपका E इज इक्वल टू ज़ीरो, हमेशा E ज़ीरो रहता है। इन कंडक्टर न्यूट्रल, देखो चाहे आपका कंडक्टर न्यूट्रल हो चाहे चार्ज हो, चाहे न्यूट्रल हो चाहे आपका चार्ज सरफेस हो, तो उसके अंदर क्या होता है, कंडक्टर के जो अंदर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़ीरो रहती है। अब इसको थोड़ा प्रूव करा जाता है किस तरह से, लेट अस सपोज हमारा ये बीच में जो दिया गया है वो आपका कंडक्टर है और यहाँ से इधर से लेके इधर तक आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है एक्सटर्नल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करी है दैट मीन्स यहाँ पर इस कोने में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और इस तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जाती है, पॉजिटिव टू द नेगेटिव जा रही है। तो पॉजिटिव टू द नेगेटिव अगर जा रही है तो दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो ये जो आपका कंडक्टर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है जो मूव कर रहे हैं और आयंस भी है, पॉजिटिव आयंस भी है, तो वो क्या करते हैं, ये वाला जो है ये इसमें चार्ज इंड्यूस कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप कंडक्टर को रख रहे हो तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सो दैट मीन्स जहाँ पॉजिटिव है उस तरफ को क्या चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ पर कंडक्टर के सरफेस पे, नॉट इनसाइड, सरफेस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और बिकॉज ये वाली साइड है वो नेगेटिव चार्ज के अलोंग है, उसकी साइड को है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, ऑलरेडी इसमें कंडक्टर में आपके पास प्रेजेंट है। ये नेगेटिव चार्ज आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज मतलब आपके जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आके इस सरफेस पे कलेक्ट हो जाएंगे और जो पॉजिटिव आयंस है वो इस तरफ को कलेक्ट हो जाएंगे। और इसकी वजह से अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो पॉजिटिव टू द नेगेटिव, हम कह सकते हैं पॉजिटिव टू द नेगेटिव, आपकी इनसाइड द जो आपकी ये इनसाइड द मेटालिक सरफेस है, मेटल है, उसमें क्या हो जाएगा, कंडक्टर में पॉजिटिव से लेके नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसे कहेंगे। इंड्यूस क्यों कहा, क्योंकि पहले ये नहीं थी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो किस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है और आपकी जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑपोजिट में जा रही है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये तब तक ये इंड्यूस होती रहती है और इतनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती रहती है सो दैट कि लास्ट में ये क्या करे, बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दे। सो दैट मीन्स यानी कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तब तक चलेगा इन सच अ वे सो दैट कि आपका जो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है वो आपको कैंसिल कर दे बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। सो यहाँ पर एक्चुअली अगर आप निकालना चाहो इनसाइड द कंडक्टर, अगर आप यहाँ पर इनसाइड द कंडक्टर अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अब इनसाइड द कंडक्टर, तो हम क्या कर सकते हैं उसको कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इस पे जा रही और एक आपकी इनसाइड द जो कंडक्टर है वो ऑपोजिट आ रही है। सो हमने बोला है कि ये तब तक रीअरेंज होते रहेंगे, ये जो आपके चार्जेस है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इन सच अ वे सो दैट कि आपका जो अंदर का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल आउट कर दे बाहर वाले को, यानी कि जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता बाहर
निकालेंगे तब तक ये इसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होती रहती है। सो नाउ ये आपकी जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। सो हमने अगर नेट निकालना है तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे। सो यहाँ पर कितना हो गया, ई जो आपका एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसे माइनस करेंगे आप ई इंड्यूस से, ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, जो ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एक्सटर्नल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी आपकी ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगी। सो दैट मीन्स आपका ई जो नेट आ गया और इनसाइड द जो आपका कंडक्टर है वो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो आपकी ई एक्सटर्नल थी वो किसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि इंड्यूस जो है वो एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगी। डन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं, एक्सेस चार्ज ऑन द कंडक्टर रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। देखो यहाँ पर लेट अस सपोज यहाँ पर कंडक्टर है, आपको पता है कंडक्टर में लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं उसी की वजह से। सो यहाँ पर लेट अस सपोज कि इस कंडक्टर में हमने क्या करा, बाहर से एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो जब बाहर से जो एक्सेस में कोई भी चार्जेस पे दोगे, चाहे वो नेगेटिव भी होता, वो हमेशा सरफेस पे आ जाता है, वो अंदर को नहीं रहता। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अंदर जो कंडक्टर के अंदर जो ऑलरेडी चीज़ें हैं वो क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है और साथ में पॉजिटिव चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज है इनसाइड। तो अगर हम बाहर से एक्सेस ऑफ चार्ज यहाँ पर देते हैं, अगर आप सोचो कि ये एक्सेस ऑफ जो चार्ज है ये पॉजिटिव आपका अंदर होगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ हद तक तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, जो क्योंकि आपने एक्सेस चार्ज दे रखा है। तो थोड़ा सा जो चार्ज है ये वाला पॉजिटिव, वो तो न्यूट्रलाइज, थोड़ा सा आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन भी है तो न्यूट्रलाइज करेगा, बट एक्सेस होने की वजह से जो ऑलरेडी प्रेजेंट आपके पॉजिटिव चार्ज है वो इन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे। तो यानी कि अगर आप एक्सेस में भर भर के चार्ज देते रहोगे तो वो अंदर थोड़े टिकेगा, उसमें तो क्या हो जाएगा, उसमें तो रिपल्शंस हो जाएगी। तो रिपल्शंस की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका सरफेस में हो जाएगा। सो आपका इस तरह से बन जाता है कि सरफेसेस पे आपके जो एक्सेस में दिया गया चार्ज है वो रिजाइड करता है आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर में। तो ये आपको बात याद रखनी है, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव चार्ज हो। Now the third point is, at the surface of a charged conductor electrostatic field must be normal to the surface of every point, surface at every point। क्या बोला जा रहा है आपका कि हमेशा हमेशा क्या रहता है, लेट अस सपोज कि ये आपका कंडक्टर है, जो आपका कंडक्टर होता है चाहे वो जैसा भी हो, उस पे जब आपकी आप उसके सरफेस पे देखो, इनसाइड जो होगा इसका, इनसाइड द कंडक्टर, उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वो तो 0 होती है, बट ऑन द सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कुछ। तो वो बोला जा रहा है कि ऑन द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होती है। जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी आपकी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, इस तरह से आपको ये देखना होता है। अब इसको थोड़ा प्रूव भी करा जाता है, इसमें एक और सिनेरियो आता है आपका। लेट अस सपोज हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर ये ना सरफेस ले लिया, इसका एक सरफेस ले लिया कंडक्टर का जो कि पूरा क्लोज्ड है, उसका एक सरफेस ले लिया सिर्फ हमने समझाने को। तो अगर ये सपोज कंडक्टर है, पूरा कंडक्टर आप अगर बनाओगे इस तरह से, पूरा कंडक्टर इस तरह से बनाओगे, हमने इतना सा सरफेस ले लिया और सरफेस पे हमने क्या सपोज किया कि सरफेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो आपका बाहर को एक्सेस ऑफ चार्ज है पॉजिटिव, जो कि बाहर को आया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करोगे कि लेट अस सपोज कि हमने क्या करना है कि यहाँ पर नॉर्मल नहीं आता, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल क्यों होती है, ऐसा क्यों नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहे वो आपकी सम थीटा एंगल पे एंगल बनाए, किसके साथ, ये जो एंगल है वो किसके साथ है, सरफेस के साथ। तो हम सोच रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के साथ एट एंगल थीटा कोई एंगल बना रही है। तो थीटा एंगल बनाएगी तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अगर कोई एंगल थीटा पे इंक्लाइन हो रही है, उसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है आपका साइन थीटा वाला फैक्टर और एक होता है आपका जो हॉरिजॉन्टल वाला फैक्टर होता है, वो कौन सा होता है, ई कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर थीटा के साथ ये एंगल बना रहा है। सो जो हॉरिजॉन्टल वाला विद द एंगल जो आपका कॉम्पोनेंट रहता है वो रहता है ई कॉस थीटा, और आपका यहाँ पर कितना रहेगा, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर वाला ई साइन थीटा रहेगा। दो कंपोनेंट में आपने इन्हें रिजॉल्व कर दिया। सो हमने ये क्यों किया, हम ये चेक करके देख लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री में नहीं जाती सरफेस के साथ, तो अगर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, थीटा एंगल पे अगर इंक्लाइन हो रही है, तो उसमें क्या होता है, हमने ये ज़बरदस्ती किया और इसमें क्या होता है कि आपका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो ई कॉस थीटा आएगा और यहाँ पर ई साइन थीटा आएगा। अगर ये ई कॉस थीटा आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और सरफेस पर ही, देखो ये तो सरफेस पे नहीं है, ये तो परपेंडिकुलर है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो सरफेस है उस पर ये वाला जो कंपोनेंट ई कॉस थीटा है वो चार्जेस पर, क्योंकि आपके चार्जेस सरफेस पे है, वो चार्जेस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर सरफेस पे आपकी एक कंपोनेंट आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो ऑब्वियसली वो क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी चार्जेस पर। तो यहाँ पर वो चार्जेस पे फोर्स लगाएगी, इन पॉजिटिव चार्जेस को वो धक्का देगी। इनफैक्ट इस तरह से कुछ होगा ये, सपोज़ यहाँ पर आपने ये सरफेस ले लिया, यहाँ पर चार्जेस है आपके पास, यहाँ पर आपके पास चार्जेस है और ये कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका ये ई कॉस थीटा हो गया और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर आपका ई कॉस थीटा है और यहाँ पर ई है आपका और यहाँ पर थीटा एंगल है। तो ये जो ई कॉस थीटा है इस तरह से होगा, ये ई कॉस थीटा है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, वो आगे को फोर्स लगाएगा, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस है उसको आगे धक्का देगा ये, यानी कि और फिर पॉजिटिव चार्ज है आगे, ये पूरा जो सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्जेस है आपके। सो हमारा जो ई कॉस थीटा है यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर फोर्स लगाएगा। अब ये चार्ज जो है उस पर फोर्स लगेगी तो ये चार्ज मूव करेगा और ये जो चार्ज है वो आगे इस चार्ज को फिर से मूव करवाएगा, यानी कि धक्का देगा। तो इस तरह से जो ये चार्जेस है सरफेस के ऊपर ऑन द कंडक्टर, ये क्या करने लगेंगे, ये आपके क्या करने लगेगी, ये मूव करने लगेंगे, ये मोशन में आ जाएगी, ये चार्जेस मूव करने लगेंगे। किसकी वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट जो कि आपका ई कॉस थीटा है, जो कि अलोंग द सरफेस है। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो ई कॉस थीटा है ये आपके सरफेस के साथ में ही लगता हुआ कंपोनेंट है और सरफेस में आपके ऑलरेडी क्या है, चार्जेस है। तो चार्जेस के ऊपर ये फोर्स लगाएगा और चार्जेस मोशन में आ जाएगी, चार्जेस मूव करने लगेंगे। बट दिस इज़ वेरी इनकरेक्ट, दिस इज़ वेरी इनकरेक्ट, दिस थिंग इज़ वेरी इनकरेक्ट। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, चार्ज आपके यहाँ पे मूव नहीं करने चाहिए थे, बिकॉज एट द सरफेस एज वेल एज इनसाइड द कंडक्टर हमेशा आपका जो पोटेंशियल होता है वो आपका सेम रहता है। जो आपका पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है किसके केस में, कंडक्टर के केस में, चाहे वो कंडक्टर के इनसाइड द कंडक्टर हो चाहे वो सरफेस के ऊपर हो, हमेशा जो पोटेंशियल रहता है वो आपका सेम रहता है। सो दैट मीन्स आपको पता होगा कि चार्जेस तभी मूव करते हैं जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है, ए टू बी चार्ज कब मूव कर रहा है, जब ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है। अगर इस पूरे सरफेस के ऊपर और कंडक्टर के अंदर कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंट नहीं है, पोटेंशियल ऑलरेडी सेम है, तो क्या बात होती है कि तो आपका जो ये चार्जेस है वो मूव नहीं करने चाहिए थे। तो यहाँ पर तो ये चार्ज मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका इनकरेक्ट है। दैट मीन्स आपको क्या करना होगा, अगर क्योंकि ये तो पक्की बात है कि ये चार्जेस मूव नहीं करने चाहिए क्योंकि पोटेंशियल आपका पूरा का पूरा सेम है। तो अगर इन चार्जेस को मूव नहीं करवाना है तो आपका ई कॉस थीटा जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो सरफेस के साथ है, दैट शुड बी जीरो। दैट मीन्स ये कंपोनेंट आपका यहाँ पे लगना ही नहीं चाहिए। अगर ई कॉस थीटा जीरो हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि आपके ये चार्जेस मूव नहीं करेंगे। सो वी शुड हैव ई कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। नाउ जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो आपकी जीरो नहीं हो सकती, ओके सरफेस पे तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो रहती है ना। तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा आपका जीरो होना चाहिए। कॉस थीटा जीरो कब होता है, व्हेन द थीटा इज इक्वल टू, थीटा एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दैट मीन्स यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि आपका जो थीटा एंगल है वो 90 डिग्री है। तो आपका जो ये थीटा एंगल है दैट मीन्स वो कैसा होगा, अभी ये है थीटा एंगल, दैट मीन्स वो 90 डिग्री है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर हमेशा जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तभी हम परपेंडिकुलर रखते हैं, नहीं तो हम अगर एट सम एंगल अदर एंगल कर दे तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इन चार्जेस को मूव करवाएगा, जो कि बिल्कुल ही आपका इनकरेक्ट डेफिनेशन होती है। सो देखो यहाँ
यहाँ पर क्या लिखा गया है, इफ़ ई वर नॉट नॉर्मल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल नहीं होती टू द सरफेस, देयर वुड बी सम नॉन जीरो कॉम्पोनेंट्स ऑफ ई विच इज़ ई कॉस थीटा, यानी कि इसका जो एक कॉम्पोनेंट है ई कॉस थीटा होना था जो कि अलॉन्ग द सरफेस रहना था। देयर आर फ्री चार्जेस प्रेजेंट ऑन सरफेस, आपको पता है फ्री चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है सरफेस में, एंड दिस ई कॉस थीटा विल टेंड टू मूव दीज चार्जेस बट इनसाइड कंडक्टर एज वेल एज ऑन सरफेस पोटेंशियल इज सेम, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल तो चाहे अंदर की बात करो चाहे बाहर की सरफेस की बात करो हमेशा पोटेंशियल सेम रहते हैं। सो चार्जेस कैन नॉट मूव, सो आपके चार्जेस मूव नहीं करेंगे, सो ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट शुड बी ज़ीरो, तो आपका ई कॉस थीटा जो कॉम्पोनेंट है वो हमेशा ज़ीरो करना पड़ेगा। इसकी वजह से हमें ये पता चला कि आपका जो थीटा एंगल है वो 90 रहेगा, यानी कि आपका ये प्रूव भी हो चुका है। नाउ चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी हम कहते हैं, दैट मीन्स टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, दैट मीन्स टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पर अगर हम एक कंडक्टर बना दें, लेट अस सपोज यहाँ पर हमने एक कंडक्टर बना दिया और आपको पता है जो एक्सेस ऑफ चार्ज अगर इसे दे भी रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो रिपल्शंस की वजह से क्योंकि वो एक्सेस में है तो वो बीच में नहीं रहेगा, इनसाइड द कंडक्टर वो चार्ज नहीं रिजाइड करेगा, ये आपका बाहर को आ जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो यहाँ पर ऑलरेडी हमने प्रूव करा है, वी नो दैट, हम लिख सकते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, कहाँ पर, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। ओके, कंडक्टर के इनसाइड में हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नहीं रहती, ज़ीरो रहती। अब हमने देखना है कि चार्ज को ज़ीरो करना है, तो यूजिंग द गॉस थ्योरम, हम सिंपली यूजिंग द गॉस थ्योरम हम इसका यूज़ करेंगे, यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बताता है आपको, गॉस थ्योरम ये बताता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू क्या होगा, ये क्यू वो चार्ज होगा जो एनक्लोज होगा इनसाइड द सरफेस, हमेशा ये इनसाइड वाला चार्ज रहता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वी नो दैट कि आपका जो ई है, ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब आपके ई आपका ज़ीरो हो गया तो ये वाली पूरी चीज़ कितनी होगी, ये ज़ीरो हो गई, दैट मीन्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, हेंस योर क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स चार्ज इनसाइड द सरफेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ज़ीरो। तो आपका यहाँ पर ये भी प्रूव हो गया, दैट मीन्स हमने क्या देखा, इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होती है और जो चार्ज भी रहता है वो भी आपका ज़ीरो रहता है, और क्या होता है इनसाइड एज वेल एज ऑन द सरफेस आपका पोटेंशियल्स जो है उनकी वैल्यू सेम रहती है, नॉट ज़ीरो बट उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। Now next is electrostatic potential is constant throughout the volume of conductor and has same value as inside on its surface or conductors have equipotential surfaces। देखो एक्चुअल इसमें क्या बोला गया है, अगेन वही बात करी गई है पोटेंशियल की, यानी कि हमने पहले भी बात करी थी क्या कि आपके यहाँ पे चाहे वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर हो चाहे इनसाइड द कंडक्टर हो, हमेशा आपका क्या रहता है, जो आपके पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपकी सेम रहती है, नॉन ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो नहीं होती बट क्या होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। सो हम क्या कह सकते हैं कि हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो कंडक्टर्स के आपके सरफेसेस होते हैं वो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हमने करा था कंसेप्ट, उसमें आप जो एग्जांपल दे सकते हो वो कंडक्टर का लाइव एग्जांपल दे सकते हो। जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के जो सरफेसेस होते हैं, जो कंडक्टर होता है पूरा, वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, क्योंकि उसमें कंडक्टर में हर जगह जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है दीज आर ऑलवेज सेम। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा प्रूव भी कर सकते हो कि यहाँ पर हमने सपोज़ क्या करा, ए यहाँ पर पॉइंट है और ए पॉइंट से हम यहाँ पर बी पॉइंट पर गए, यहाँ पर क्या हुआ कि इससे यहाँ से यहाँ आपने चार्ज को मूव करना है, तो यहाँ पर अगर आपका पोटेंशियल सेम है, वैसे मैं आपको बता दूँ क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी आपको वर्क डन नहीं करना पड़ता। क्यों वर्क डन क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी ज़ीरो है। अगर इनसाइड द सरफेस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने का मतलब है कि वहाँ पे कोई फोर्स भी नहीं लग रही होगी। यहाँ पर चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो वो ईजिली जा सकता है, क्योंकि अपोजिंग जो फोर्स है आपकी वो ज़ीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपकी ज़ीरो है तो फोर्स तो आपकी होगी नहीं। सो दैट मीन्स आपने चार्ज से मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाना है तो आप ईजिली जा सकते हो विदाउट
विदाउट डूइंग एनी वर्क डन, यानी कि इनसाइड द जो कंडक्टर है वो आपका क्या होता है, वहाँ पर वर्क डन भी ज़ीरो होता है, यानी कि वर्क डन आपको नहीं करना पड़ता, इजीली आप जा सकते हो। सो अगेन हम क्या करेंगे, एक और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल चाहे पोटेंशियल डिफरेंस का हो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पर आता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, जितना आपको वर्क डन करना पड़ रहा है उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट होगा। सपोज हमने इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ जब चार्ज को आप ले गए तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ा पर यूनिट वो चार्ज, यानी कि W अपॉन वो Q हमने कर दिए, तो पोटेंशियल आपको डिफरेंस आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करोगे, दैट मीन्स VB माइनस ऑफ VA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका वर्क डन अपॉन Q। तो चार्ज तो आपका ज़ीरो नहीं है, तो आपने क्या किया, वर्क डन आपने क्या कर दिया, वर्क डन कितना है आपका, वर्क डन वी नो दैट वर्क डन इज़ ज़ीरो, तो आपका क्या हो जाएगा, VB इज़ इक्वल टू हमारा VA हो जाएगा। और अगर सपोज़ ऐसा करते हैं, अगर आपको ये नहीं करना चार्ज को, तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं, आप इस पॉइंट को A ले सकते हो, इस पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट तक आप चार्ज को ले सकते हो, यहाँ पर ला सकते हो। तो आप देख सकते हो कि पोटेंशियल तब भी आपका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा जैसे कि यहाँ आया, बिकॉज हमने लिखा बिकॉज वर्क डन इनसाइड द जो कंडक्टर है वो ज़ीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, वी नीड नॉट टू डू एनी वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। सो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर E इज इक्वल टू ज़ीरो, इसकी वजह से आपके दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ जाएगी। और यही पोटेंशियल आपका चाहे यहाँ पर ले लो वो भी सेम रहता है, चाहे यहाँ पर ले लो वो भी आपका पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। सो इसका मतलब इसके जो सरफेसेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम बोल सकते हैं। नाउ लास्ट जो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, जो आपके देखो आपके इनसाइड द जो कंडक्टर है वो तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, बट जो आपका ये सरफेस है उस पर कुछ ना कुछ आपकी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, ये आपको सभी को पता है, तो हम लिख सकते हैं जो यहाँ पर रहेगी वो क्या है, परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमने इसको प्रूव करने के लिए क्या लिया, एक गॉसियन सरफेस लिया, एक सिलेंड्रिकल छोटा सा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया हमने, जिसका कि आधा पार्ट जो है वो इस सरफेस के ऊपर है और ये आधा पार्ट क्या है उस सरफेस के अंदर है। तो आपको पता है जो ये वाला पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है, उस पर तो आपकी कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स या डेंसिटी नहीं देख सकते, क्योंकि आपको पता है इनसाइड द जो कंडक्टर होता है उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहती है। सो इस पोर्शन में तो कोई भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो जो भी आपको चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड की देखनी है, आपको कहाँ देखनी पड़ेगी, उस सरफेस में जो कि इस कंडक्टर से बाहर को निकला हुआ है सरफेस, यानी कि ये वाला सरफेस। अब बात आती है ये वाला सरफेस भी तो निकला है, ये वाला भी तो सरफेस निकला है, तो यहाँ पर हमने क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी नहीं करा। देखो ये वाला आपका है, ये है, ये वाला आपका सिलेंडर है जो कि गॉसियन सरफेस है, और यहाँ पर ये जो आधा वाला पार्ट है ये अंदर है, ये क्या है, अंदर है, किसके, आपके सरफेस के अंदर है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर आपके चार्जेस है सरफेस के ऊपर, चार्जेस क्या करेंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जो रहती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहती है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिलेंडर के 3 सरफेसेस होते हैं, 2 आपके सर्कुलर ऊपर और नीचे होते हैं, एक आपका ये होता है कर्व सरफेस। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस किस वजह से होगी, यहाँ जो अंदर पार्ट गया है कंडक्टर के अंदर उसकी वजह से तो कुछ नहीं होगा। क्यों, बिकॉज E इज़ इक्वल टू ज़ीरो इनसाइड द कंडक्टर। तो बचा क्या, बचा आपका ये बाहर वाला जो कर्व सरफेस है और आपका ये सर्कुलर वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक डेंसिटी होगी, वो हमेशा क्या होगी, इसकी वजह से होगी। यहाँ पर जो कर्व सरफेस है उसकी वजह से भी नहीं होगी। आप तो बोल रहे होगे कि ये वाला जो कर्व सरफेस है इतना सा, वो क्या है आपका, वो बाहर को निकला है, इसकी वजह से भी तो होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर को रहेगी। और जो एन वेक्टर है, यानी कि सरफेस का जो आपका डायरेक्शन रहती है, सरफेस ये वाला है, इसके नॉर्मल आप क्या निकालोगे, यहाँ पर इसके नॉर्मल ये आप निकालोगे। ओके, एन वेक्टर आपका इस तरह से निकल जाएगा। तो यहाँ पर एन वेक्टर है, यहाँ पे ई है, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, इसका एंगल 90 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला रहता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, वो क्या रहता है, ई डॉट डी एस
रहता है। तो ई डी एस कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा। कॉस थीटा आप यहाँ पर डालोगे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 है, तो कॉस 90 आपका कितना हो जाएगा, कॉस 90 आपका 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स आपका कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं रहेगा, फ्लक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये हम नहीं लेते, हम ओनली ये वाला सरफेस लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस सरफेस का जो आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर यानी कि एन कैप है सरफेस का यूनिट वेक्टर, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। तो यहाँ और यहाँ दोनों के बीच में थीटा एंगल कितना आ गया 0, और आपको पता है cos 0 इज इक्वल टू 1 रहता है। इसका मतलब सिर्फ इसी पे आपका फ्लक्स आएगा, बाकी चीज़ों में फ्लक्स आपका नहीं आएगा। सो आप वही चीज़ करने लगे हो, इसी वजह से आपका जो ये वाला ओनली ये वाला सरफेस है, इसी में हमने चीज़ों को पढ़ना है। सो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया तो ये वाला जो सरफेस है इस पर भी आपका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर जो आपका रहेगा सरफेस का वो कितना रहेगा, एन कैप, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। दोनों के बीच में एंगल आपका थीटा आ गया। सो लेट अस सपोज ये जो आपका पूरा ये सरफेस है वो कितना है, स्मॉल डेल्टा एस आपका यहाँ पर सरफेस है और चार्ज इसमें क्यू है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एंगल है इनके बीच वो क्या है, थीटा। सो ये प्रूव करना है हमने, ये एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जो सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और एन कैप क्या है आपका यूनिट वेक्टर है जो कि नॉर्मल है टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो सरफेस का यूनिट वेक्टर है वो एन कैप यहाँ पर है। सो गॉस थ्योरम से हम ये चीज़ प्रूव करेंगे अकॉर्डिंग टू Gauss थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपका क्या रहेगा कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका, जो आपका चार्ज है क्या रहता है, क्यू इनसाइड, जो आपका उस सरफेस में चार्ज रहेगा इनसाइड, अपॉन आपका कितना रहता है, एप्सिलॉन नॉट रहता है। अब यहाँ पर ई डॉट डी एस है तो ये क्या खुलेगा, ई डी एस कॉस थीटा खुल जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू जो इनसाइड द चार्ज है, इनसाइड द सरफेस जो चार्ज है आपका एप्सिलॉन नॉट। ओके, चार्ज कितना हो गया, चार्ज आपका इतना हो गया। और यहाँ पर क्या है, जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और यहीं पे आपका एन नॉर्मल वेक्टर है, थीटा की वैल्यू 0 होगी। सो आपका कितना हो जाएगा, cos 0 आप यहाँ पर पुट करोगे ई डी एस, और आपका यहाँ पर cos 0 जो कि 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑल्सो वी नो दैट, क्योंकि सिग्मा भी हमें इंट्रोड्यूस करना है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जो आपका चार्ज है और आपका कितना है, अगर सपोज इसको डी क्यू लिखना है या फिर नहीं भी लिखना है तो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल आपका डी एस हो जाएगा ये वाला। ओके, ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी रहती है, या फिर आप स्मॉल डी भी कर सकते हो इसे। अब यहाँ पे Q जो है उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस आ जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये E जो है ये तो बाहर आ जाएगा, ये cos 0 आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर E बाहर आ जाएगा, ये जो D है वो कितना हो जाएगा, वो डेल्टा E डेल्टा S हो जाएगा। ठीक है, ई डेल्टा एस हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पर जो चार्ज है क्यू की वैल्यू ये पुट कर लो सिग्मा की फॉर्म में, सिग्मा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये डेल्टा एस है वो कट जाएगी आपके, और जो ई है आपका वो कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और साथ में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, यानी कि आपको एन कैप से डायरेक्शन बताओगे। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू दैट सरफेस। तो यहाँ तक आपका ये डेरिवेशन होगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकती है। नाउ इसका एक और पॉइंट रहता है, लास्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंसिडर अ कंडक्टर विद अ कैविटी विद नो चार्ज इनसाइड द कैविटी। सो आपको ये कैविटी पता होनी चाहिए, एक्चुअल में ये कैविटी क्या है। सपोज आपका ये आपने यहाँ पे कंडक्टर ले लिया, आपको पता है इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, चार्ज भी 0 रहता है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 रहती है। सो हमने इसमें अगर जो आपका मेटालिक कंडक्टर है उसमें एक कैविटी ले ली, दिस इज योर कैविटी। तो इस कैविटी में भी क्या होता है, क्योंकि ये इनसाइड है, ये जो कैविटी है ये इनसाइड द आपका क्या है, इनसाइड द कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर के बीचों बीच आपने एक जगह बना दी, कैविटी मींस आपने एक जगह बना दी है उसके बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये बीच में है, इनसाइड द आपका ये मेटल है, तो यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर 0 ही रहेगी। अब ये काम बहुत अच्छा काम करता है ये कैविटी, किस लिए,
कोई चीज़ें, कोई आपके डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स है जिसे आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचाना है, तो आप क्या करोगे, मेटल का कोई कंडक्टर ले लोगे, उसके बीचों बीच क्या बनाओगे, जगह बनाओगे यानी कि कैविटी बनाओगे, और उसमें मेटल के बीचों बीच जो कैविटी आपने बनाई है उसमें उस इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर दोगे। अब इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करने से क्या होगा, बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो अंदर तक नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है इनसाइड द जो आपका कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर होता है, उसमें आपका क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। सो इन सच अ वे आप क्या कर सकते हो, आप कई चीज़ों को आप यहाँ पर बचा सकते हो फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो वट एवर बी द साइज शेप ऑफ द कैविटी, चाहे आपका साइज कैसा हो, शेप कैसी भी हो कैविटी का, हमेशा ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। Whatever be the charge and field outside, any cavity is in a conductor remains shielded फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, यानी कि आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस होगा उससे हमेशा जो ये अंदर की कैविटी है वो हमेशा अनऑल्टर्ड रहेगी, अनइन्फ्लुएंस्ड रहेगी। एज फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले की जो आपकी है वो शील्ड कर रहे हो, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बीच में रखोगे तो बाहर से चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सो इस तरह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कंडक्टर कर दिया और उसके बीचों बीच आपकी क्या है, उसके बीचों बीच यहाँ पे आपकी कैविटी है, तो आप लिख सकते हो दिस इज योर कैविटी। कैविटी आपने बना दी, कैविटी इज़ नथिंग बट एक स्पेस बना दी, एक जगह बना दी आपने। अब ये जो कैविटी है आपकी, इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपकी लेट अस सपोज आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, तो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, सपोज़ वो यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है। अब जो यहाँ से जा रही होगी वो इसके अंदर तो नहीं जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी वो यहाँ से तो जाएगी बट यहाँ से आपकी फिर निकलेगी। दैट मीन्स क्या है कि इसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती बाहर वाली। सो दैट मीन्स आपने कोई सब्सटेंस अगर रखा है, ई बीच में ज़ीरो है, कोई यहाँ पे सब्सटेंस रखा है, तो बाहर की जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इफेक्ट से वो बच जाएगा। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि जो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो शील्ड कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से वो शील्डिंग प्रोवाइड कर सकता है, उससे बचा सकता है। तो इस तरह से है कि बाकी चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड जाती रहेगी बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की अंदर नहीं आएगी, तो कैविटी में जो भी चीज़ होगी वो आपकी सेफ रहेगी, आपको ना करंट लगेगा। अगर बीच में कोई रहता है इस तरह की कैविटी में तो बाहर चाहे करंट हो उससे करंट नहीं लगेगा, या फिर आपकी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इन्फ्लुएंस अंदर नहीं रहेगा। सो ये प्रॉपर्टीज़ थी मेटल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आगे भी आपको काम आएगी। सो थैंक यू सो मच।